वेलकम टू सैसा क्लासेज। पिछले लेक्चर में हम लोग ओव्यूलेशन जो है कंप्लीट कर चुके थे, यानी oogenesis गैमेटोजेनेसिस का पार्ट था। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 3 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आपको ओवरी, ये जो ओवेरियन हार्मोन और फॉलिकल है ये किसका पार्ट है? ओवरी का। तो ओवरी पार्टिसिपेट करते हैं, ये ओवरी है आपका, ऐसा रहता है ओवरी। ठीक, और तीसरा यूटराइन वाल। यूटराइन में कौन सा वाल? इंडोमेट्रियम। ये जो वाल का हम यहाँ डायग्राम बनाए हैं ये इंडोमेट्रियम का वाल है, जो आउटर मोस्ट, ये इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम, आउटर वाल। ठीक, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और इंडोमेट्रियम यानी यूटरन का, यूटराइन वाल यानी यूटरस का वाल। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक, ओवम रिलीज हो चुका था, ठीक, और स्पर्म नहीं आया फीमेल बॉडी में, ठीक, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो क्या रिलीज कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था। ये हम बता चुके हैं पहले ही, अभी भी आप समझिए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या रिलीज करता रहेगा? ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन रिलीज बार बार करता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। कौन रिलीज करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा। ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे घट जाएगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल घट जाएगा। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा, ठीक, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल पे घटने के बाद 2 घटनाएं घटेंगी। ये 28वें दिन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझाना कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था तो उसका कंसंट्रेशन घटा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटा तो उससे 2 बातें क्या हुई? सबसे पहली बात, जो इंडोमेट्रियम को वाल था वो टूटना शुरू हुआ। इंडोमेट्रियम का वाल टूटना शुरू हुआ, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू होता है फीमेल में। ठीक, और ये टूटना कब शुरू हुआ? जब ये टूटना शुरू होता है उसको हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट डे पे टूटना शुरू हुआ, उसको फर्स्ट डे मान के चलते हैं। तो ब्लीडिंग शुरू हुआ किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने से यूटराइन वाल जो इंडोमेट्रियम है वो टूटना शुरू हुआ, उसको मेंसेस बोला जाता है। और दूसरा घटना क्या घटा कि ये जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटा है, ये आपको स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। 2 घटनाएं घटी, पहला इंडोमेट्रियम का वाल टूटना शुरू हुआ, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करना शुरू किया। कौन? लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करना शुरू किया, और दूसरा मेंसेस शुरू हो गया यानी ब्लीडिंग शुरू हुआ। तो जैसे ही ये 5 डेज तक चला ब्लीडिंग, 5 डेज 6 डेज, कभी कभी किसी महिला में वो 6 से 7 डेज तक हो जाते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। ये वैरी करता रहता है आपके न्यूट्रिशन पे, आप कितना हेल्दी हैं, क्या कोई डिजीज़ तो नहीं है, इस पर वैरी करता है कि ब्लीडिंग कितना डेज तक चलेगा। तो 5 to 6 डेज तक चला ब्लीडिंग, और उस समय प्रोजेस्टेरोन किसको प्रभावित कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके कारण ये FSH बार बार रिलीज कर रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से क्या रिलीज हो रहा था? FSH। और ये FSH जो है ये स्टिमुलेट कर रहा है किसको? फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है बार बार। जो फॉलिकल यहाँ ओवरी में बने हुए हैं पहले से, उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण ये फॉलिकल जो है ये डेवलप करना शुरू होगा। और जैसे ही फॉलिकल डेवलप करना शुरू होगा तो फॉलिकल भी एक तरह का ग्लैंड का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल जो है रिलीज करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, और जैसे ही बड़ा होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। FSH जैसे ही रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। किसके कारण? ये ग्राफियन फॉलिकल है,
ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो घटा हुआ है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बुलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो डिजेनरेट कर चुका है और इसी कारण मेंसेस हुआ है, इसी कारण पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित हुआ है, इसी कारण एफएसएच बना है, इसी कारण फॉलिकल बड़ा हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, इसी कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है। और एस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ रहेगा फिर ये प्रभावित करेगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन किसको प्रभावित कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित कर रहा है। और जैसे ही फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करेगा कौन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये आपको अब पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करना शुरू करेगा एलएच। तो अब एलएच का लेवल बढ़ेगा। अब एलएच जैसे ही सीक्रेट करना शुरू करेगा तो एलएच का लेवल इतना न बढ़ जाएगा कि एलएच सर्ज बोला जाता है उस समय, जब फिर 14वें दिन आएंगे तो 14th डे तक एलएच का लेवल बहुत हाई रहेगा और एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई रहेगा। दो लेवल हाई रहते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल क्यों हाई रहते हैं, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल 14th डे तक फुल्ली मैच्योर हो चुका रहता है और साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका रहता है। और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने के चलते पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एलएच सीक्रेट होते हैं उसका लेवल भी बढ़ गया रहता है। तो एक पीक पॉइंट आता है जिस समय ये ग्रेफियन फॉलिकल फट जाता है। 14th डे पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल 14th डे पे ये पीक पे गया, कौन दो हार्मोन एलएच और एस्ट्रोजन, तो एलएच सर्ज जिसको बोलते हैं, तो क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया। जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ अब इसमें से क्या निकला, सेकेंडरी oocytes निकला। सेकेंडरी oocytes रिलीज हो गया, उसको क्या बोले, ओव्यूलेशन। ठीक, ओव्यूलेशन बोले, ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या हुआ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ 14th डे पे। ठीक, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। तो कॉर्पस ल्यूटियम अब जैसे ही बना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम अब सीक्रेट करना किसको शुरू करेगा, प्रोजेस्टेरोन को। ये 15वें दिन से शुरू हो गया। क्या सीक्रेट होना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल सीक्रेट होना। और क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल अब घटेगा, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल तो अब रैप्चर हो चुका है, ग्रेफियन फॉलिकल तब है नहीं, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही फिर से क्या होगा, आपको एलएच का लेवल घटेगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से हमेशा जो है ये इंडोमेट्रियम का वाल जो है ये बनना जो शुरू हुआ था, ये भी हम बताते हैं कैसे बनेगा। इंडोमेट्रियम का वाल बनेगा तो बनना शुरू होगा, तो अब ये मेंटेन रहेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो किसको मेंटेन किए रहेगा, इंडोमेट्रियम के वाल को, जिसका थिकनेस जो है 5 mm लगभग रहता है, एक्स्ट्रा थिकनेस जो बनता है। और अगर फर्टिलाइजेशन फिर से हो जाती है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये हमेशा कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा, जिसके कारण ये वाल कभी नहीं टूटेगा यूट्रस का। और अगर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वही कंडीशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा। जैसे ही डिजेनरेट करेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा तो फिर वही दो बातें होंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करके एफएसएच रिलीज करवाएगा और इंडोमेट्रियम का वाल टूट जाएगा। जब इंडोमेट्रियम का वाल टूट रहा था, पहले से 5वें दिन तक मान लीजिए टूट रहा था, तो उस फेज को बोले थे मेंस्ट्रुअल फेज। ये 4 फेजें होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ध्यान रखिए। जब 1st डे से 5th डे तक जब मेंसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उस फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, क्यों बढ़ने लगेगा, एफएसएच रिलीज होगा, फॉलिकल बनेगा, फॉलिकल इस एस्ट्रोजन बनाएगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये फिर से जो इंडोमेट्रियम का वाल है, ये फिर से इंडोमेट्रियम का वाल बनना शुरू हो जाएगा। जो टूट गया था 5 दिन में, वो इंडोमेट्रियम का वाल बनना फिर से शुरू हो जाएगा। इंडोमेट्रियम का वाल किसके कारण शुरू हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है उसके कारण। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा था तो इंडोमेट्रियम का वाल फिर से बनना शुरू हो गया, 5 mm थिकनेस फिर हो गया। और यहाँ से 5th डे टू 14th डे में, यानी ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, यहाँ पे क्या बना हुआ है, फॉलिकल बना हुआ है, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। और एक और नाम है इसका, प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। दो नाम है इसका, दो नाम है, एक फॉलिकुलर फेज, एक प्रोलिफरेटिव फेज। कैमे से कैमे दिन, 5वें से 14वें दिन। तो लगभग ये जो है आपको 5वें से 14वें दिन जो चला है, ये लगभग 10-11 जो है 10 दिन का मान लीजिए, 10 दिन का ये फेज होता है फॉलिकुलर फेज। फिर जैसे ही 14वां दिन आया तो ओव्यूलेशन हुआ, तो इस
14वें दिन या बोल सकते हैं 13वें दिन। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि 14th डे पे ही LH सर्ज हुआ, 14th डे पे ही ओव्यूलेशन हो सकता है 13th डे पे हो गया, हो सकता है 14th डे पे हो गया। तो ये दो दिन का जो फेज है ये ओव्यूलेटरी फेज कहलाया, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ। और उसके बाद क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहे हैं 15वें दिन के बाद अंतिम दिन तक 28वें दिन तक, उसको इसीलिए ल्यूटियल फेज बोला गया। और एक और नाम है इसका सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों? क्योंकि सिक्रेटरी सिक्योरिटी का प्रदान कर रहा है, किसको? इंडोमेट्रियम को सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा देना है, इंडोमेट्रियम को वाल टूटने नहीं देगा जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। तो इसका भी दो नाम है, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, ठीक। तो ये 4 फेज हो गए आपको, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या होगा? तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो हमेशा इंडोमेट्रियम का वाल मेंटेन रहेगा, ये कभी डिजेनरेट या डाइजेस्ट नहीं होगा, डिजेनरेट नहीं होगा। और डिजेनरेट नहीं होगा तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब रुक जाएगा। जब जैसी फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवम फर्टिलाइज हो गया, मिल गया, तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक नहीं होगा? जब तक कि बेबी मैच्योर होके आपको बाहर ना आ जाए मदर यूट्रस से, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे। ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, ना ही ब्लीडिंग होगा, ना ही जो है ओवम रिलीज होगा। तो अगर कोई महिला में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, इससे यही पहचान है कि वो क्या हो गया? प्रेगनेंसी होल्ड कर गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यही था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है।